नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन गुड और बैड इस टॉपिक के ऊपर। देखिए, वैसे नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, पर देखिए दोस्तों, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बारे में 100% जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको एक चीज़ पता होगा, यूपीएससी प्रीलिम्स में जब एक क्वेश्चन पूछता है कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, आपका बेसिक एकदम साउंड है, तो कोई भी क्वेश्चन, कैसे भी स्टेटमेंट्स आ जाए, आप उसका आंसर कर पाओगे। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज आपको देने की कोशिश मैं करूंगा। तो जुड़े रहिए। आगे जाने से पहले लेट्स पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे, व्हाई इज देयर ए पुश फॉर एसेट मोनेटाइजेशन। गवर्नमेंट इतना पुश क्यों कर रहा है एसेट मोनेटाइज करने के लिए? सिंपल भाषा में आंसर ये है दोस्तों, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। अब जब पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? कुछ भी करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। अब देखिए, पैसे बनाने का या पैसे क्रिएट करने का एक अच्छा तरीका है एसेट्स को मोनेटाइज करना। मतलब गवर्नमेंट के पास जितने एसेट्स है जो अंडर यूटिलाइज्ड है, उससे पैसे कमाना, इसको बोलते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेलली। एंड विल इट बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी हम चेक करेंगे। अब देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज में क्यों है, एसेट मोनेटाइजेशन होता क्या है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मतलब क्या होता है, इसका फ्रेमवर्क क्या है, इसका एस्टिमेटेड पोटेंशियल क्या है, एंड विल एनएमपी हेल्प द इकोनॉमी, बेनिफिट्स क्या है एनएमपी का, एंड इसके चैलेंजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले वाई इन न्यूज। देखिए, अगस्त 23 को फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अब ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन या फिर नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसे गवर्नमेंट 5.96 लाख करोड़ रुपया एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब अभी तक ये एसेट मोनेटाइज नहीं हुआ है। अगर गवर्नमेंट जैसे प्लान कर रहा है वैसे अगर एसेट्स मोनेटाइज होगा तो गवर्नमेंट को 6 लाख करोड़ तक मिल सकता है। अब फिक्र मत कीजिए, एसेट मोनेटाइजेशन मतलब क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फॉलोइंग थ्रू ऑन द बजट प्लान टू मोनेटाइज पब्लिक एसेट्स टू फंड फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तब देखिए, गवर्नमेंट ये 6 लाख करोड़ से करेगा क्या? फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, नए ब्रिजेस बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, तो सब कुछ करेंगे। डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए वो सब गवर्नमेंट करेंगे, पर गवर्नमेंट के लिए उसके लिए पैसे ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से ही आएंगे। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स रिलीज किया है to be offered to private investors over the next 4 years through structured leasing and securitization transaction। तो गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टर्स को ये ऑफर कर रहे हैं। हमारे जो पब्लिक एसेट्स है उनका लिस्ट क्या क्या मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ पब्लिक एसेट्स को ऑफर कर रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को ऑफर करेंगे, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स एक सम अमाउंट देंगे गवर्नमेंट को। 4 साल के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दे देगा कुछ एसेट्स, बोलेगा आप ऑपरेट कर लो, पर इन 4 साल का जो पैसे है हमें पहले दे दो, ताकि हम इन पैसों को दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। यह है बेसिक प्लान। व्हाट डज द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट टू अर्न फ्रॉम लीजिंग ऑफ पब्लिक एसेट्स लाइक एयरपोर्ट्स, रोड्स, कोल माइंस, होटल्स? वी डिड हैव टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। वी विल डिस्कस दोस्तों। अब दोस्तों, व्हाट इज एसेट मोनेटाइजेशन? एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन यह है, इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बाय अनलॉकिंग द वैल्यू ऑफ सो फार अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक एसेट्स। देखिए, गवर्नमेंट के साथ कई सारे पब्लिक एसेट्स हैं, कुछ अनयूटिलाइज्ड है, मतलब बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है, कुछ कमाई नहीं हो रहा है उससे गवर्नमेंट को, और कुछ एसेट्स है जो अंडर यूटिलाइज्ड है, मतलब चल तो रहा है पर वो अंडर यूटिलाइज्ड है, जितना काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जितना कमाई उसे होना चाहिए, जितना रेवेन्यू से जनरेट होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो इन सब पब्लिक एसेट से गवर्नमेंट को एक्चुअली लॉस है कि नहीं? अब गवर्नमेंट क्या करेंगे, इन पब्लिक एसेट्स को जो अनयूटिलाइज्ड एंड अंडर यूटिलाइज्ड है, इसको ऐसे न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू यूज करेंगे। मतलब इसकी जो वैल्यू है उसको अनलॉक करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे ये चलाने के लिए। अब जैसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को 4 साल के लिए ये लीज में दे देगा। देखिए, गवर्नमेंट ये बेच नहीं रहा है, लीज में दे रहा है। लीज में देने से अपफ्रंट सेम टाइम गवर्नमेंट को कुछ पैसे मिल जाएगा, और उन पैसे को गवर्नमेंट दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा। तो बेसिकली ये है एसेट मोनेटाइजेशन। एक एग्जाम्पल से और एक बार मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आपका जो घर है, आप जहां रहते हो, आपके घर 10 रूम है, उसमें 10 कमरे हैं, ठीक है, और आपके फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये 4 मेंबर्स को रहने के लिए घर में कितना रूम चाहिए दोस्तों? मैक्सिमम 4 रूम्स, उससे ज्यादा तो नहीं चाहिए ना, इंक्लूडिंग किचन, बाथरूम, एवरीथिंग। अब बाकी जो 6 रूम है वो ऐसे ही पड़े हैं, बंद पड़ा है और पड़े पड़े गंदा हो रहा है।
अब वो 6 रूम से आपका कोई फायदा है क्या? आपको रहने के लिए भी वो 6 रूम नहीं चाहिए, ऐसे ही पड़े पड़े गंदा हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। अब अगर आप वो 6 रूम को मोनेटाइज करोगे तो आपका फायदा है ना। मोनेटाइज कैसे करेंगे? आप उस 6 रूम्स को रेंट पे दे देंगे। रेंट पे देने से क्या होगा? सेम टाइम आपको एडवांस अमाउंट मिल जाएगा, जो एडवांस आप लेते हो तो आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और महीने में आपको रेंट भी मिल जाएंगे। अब वो एडवांस जो अमाउंट मिल रहा है, जो महीने में रेंट जो मिल रहा है, उस पैसे को आप और कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक बिल्डिंग भी बना सकते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह आप वो 6 रूम को मोनेटाइज कर रहे हो। आप बेच रहा है क्या? नहीं बेच रहा है, आप बस रेंट पे दे रहे हो। यही है दोस्तों बेसिकली एसेट मोनेटाइजेशन। समझ गए? आप देखिए, Many public sector assets are suboptimally utilized and could be appropriately monetized। देखिए हमारे देश में मैक्सिमम पब्लिक एसेट्स जो है, बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, वो लॉस में है या वो सब ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है? 100% यूटिलाइजेशन, जितना आउटपुट लेना चाहिए उतना लेना। पर गवर्नमेंट के अंडर जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है या जितने भी डायरेक्टली गवर्नमेंट ओन कंपनीज है, उसमें 100% यूटिलाइजेशन कभी हो नहीं पाता है। आपको पता है गवर्नमेंट के अंडर कोई भी एजेंसी होगा वो काम कैसे करते हैं? जैसे कॉर्पोरेट कंपनीज में वैसे काम थोड़ी होगा। कॉर्पोरेट कंपनीज में क्या है? 100% यूटिलाइजेशन है, पैसे भी है और आउटपुट भी इतना वो निकाल लेते हैं। पर गवर्नमेंट के अंडर जितने भी है वो इतना निकाल नहीं पाता है। ठीक है, तो हमारे जो पब्लिक सेक्टर एसेट्स है जो सब ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड है, उसको 100% यूटिलाइजेशन करना एंड उसे ग्रेटर फाइनेंशियल लेवरेज एंड वैल्यू फॉर द कंपनीज ऑफ द इक्विटी दैट द गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड इन द। मतलब गवर्नमेंट ने जितने पैसे वो पब्लिक सेक्टर एसेट्स बनाने में खर्च किया है, उतने पैसे वापस तो मिलने, तब जाके गवर्नमेंट का कुछ फायदा होगा, है कि नहीं? तो उसके लिए इसको मोनेटाइज कर रहा है। अब और एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना, इसका बेसिक फंडा क्या है? आप में से कई लोग सुना होगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है, ये सब चीजें। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपके पापा है, उनके पास बहुत पैसे हैं और आपका कोई जॉब नहीं लगा है और हमारे देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम है। अब आपके पापा आपको बोल रहा है कि बेटा मैं आपके लिए एक कंपनी बना के दूंगा। उस कंपनी के लिए जो लैंड चाहिए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेसिकली जो बिल्डिंग्स चाहिए, जितना इन्वेंट्रीज मशीन्स वगैरह चाहिए, वो सब मैं लगा के दूंगा। पानी, बिजली, बाथरूम सब कुछ। बस आपको वो कंपनी चलाना है और वो कंपनी चलाने के लिए आपको जितने एम्प्लॉयज चाहिए, जो क्वालिफाइड टेक्नीशियंस चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, वो आप रिक्रूट कर लो और आपको वो कंपनी चला के प्रॉफिट कमाना है और उन प्रॉफिट से आपको उन एम्प्लॉयज का सैलरी भी देना होगा। और अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे और वो प्रॉफिट से आप वो कंपनी को और डेवलप कर सकते हो और वो प्रॉफिट का एक हिस्सा गवर्नमेंट को भी दे दो, बेसिकली पापा को दे दो। तो इधर पापा हो गया गवर्नमेंट, बेटा हो गया पीएसयू। गवर्नमेंट एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए एक एक सेक्टर में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स सेटअप करते हैं ताकि कई सारे लोगों को जॉब मिल जाए और प्रोडक्शन हो जाए और उससे कुछ प्रॉफिट हो जाए और गवर्नमेंट को भी कुछ पैसे मिल जाए। अब पब्लिक सेक्टर एसेट्स बनाने का बेसिक मतलब तो ये है, पर हो क्या रहा है? जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उधर अंडर यूटिलाइजेशन है, सब ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रहा है, उसका जो एक्चुअल कैपेसिटी है उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को इस तरह की एसेट मोनेटाइजेशन करना पड़ रहा है। अब समझ गया ना अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो बेसिक फंडा क्या है? आप देखिए, इस तरह एसेट मोनेटाइजेशन करने से एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ पब्लिक एसेट्स होगा। मतलब एक पब्लिक एसेट से एक्यूरेटली कितना पैसे कमा सकता है वो पता चलेगा और ऊपर से गवर्नमेंट को अपफ्रंट कुछ बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाएगा, है कि नहीं? एंड विच वुड हेल्प इन बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक रिसोर्सेज ओवर टाइम। ठीक है, इससे क्या होगा? जितने भी पब्लिक एसेट्स है जो अंडर यूटिलाइज्ड है या अनयूटिलाइज्ड है, इसका अच्छा मैनेजमेंट होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर इतना अच्छा मैनेजमेंट तो नहीं हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था। अब जब वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर आ जाएंगे, उसमें जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा और उससे जो फायदा होगा वो सब हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि नहीं? आप देखिए एसेट्स फॉर मोनेटाइजेशन क्या है। गवर्नमेंट ने जो लिस्ट रिलीज किया है इसमें कौन कौन सा सेक्टर आता है? एक तो रोड्स, हमारा हाईवेज, इसमें पूरा हाईवेज नहीं दे रहा है, 26,700 किलोमीटर ऑफ हाईवेज देगा। कितना मिलेगा उसमें से? 1.6 लाख करोड़। अब इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स आना चाहिए और ये इतने किलोमीटर का रोड जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब उनको भी उससे रेवेन्यू मिल जाएगा, है कि नहीं? अब रोड में वो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स लगाएंगे, उससे कमाएंगे, या रोड को और डेवलप करेंगे और गाड़ियां आ जाएंगे और टोल वो कलेक्ट करेंगे। इस तरह 4 साल के लिए वो पैसे कमा सकता है।
पर जब उनको वो टेंडर मिल जाएगा, मतलब 26,700 किलोमीटर का चलाने का जो अधिकार मिलेगा ना, सेम टाइम गवर्नमेंट को कुछ पैसे देना है। तो गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा है 1.6 लाख करोड़ मिल जाएगा 26,700 किलोमीटर लीज में देने से। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये लीज में देगा 4 साल के लिए। 4 साल के बाद ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास ये ओनरशिप आ जाएगा। अब क्या है, रेलवेज में देखिए 400 स्टेशन। आप देखिए जब कोई प्राइवेट एंटिटी के अंडर आएगा कोई भी एक रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, तो उसकी फैसिलिटीज कितना अच्छा होगा आप खुद जानते हो। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका टर्मिनल 3 आपने देखा है ना, कितना मस्त तरीके से बनाया है। अब आपको पता है दिल्ली एयरपोर्ट का जो ओनरशिप है वो GMR ग्रुप के पास है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। अब इसी तरह 400 रेलवे स्टेशन को कोई प्राइवेट एंटिटी को देगा तो वो लोग बहुत अच्छी तरह उसको डेवलप करेगा, फैसिलिटीज भी अच्छा होगा, एंड साथ साथ 150 ट्रेन को भी दे रहा है। तो आपको अब देखना होगा ये 150 ट्रेन जो प्राइवेट कंपनी के नीचे आएगा कितना अच्छा वो डेवलप करेगा, क्योंकि कितना अच्छा फैसिलिटी सब प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा पैसेंजर्स आएंगे, और हो सकता है फेयर्स भी वो बढ़ाएंगे, वो अलग बात है। एंड उसमें से अपफ्रंट अमाउंट कितना मिलेगा गवर्नमेंट को, 1.5 लाख करोड़। इसी तरह पावर ट्रांसमिशन लाइंस को, नेशनल गैस पाइपलाइंस को, पावर जनरेशन प्लांट्स को, ऑयल पाइपलाइंस को, टेलीकॉम सेक्टर जैसे BSNL का टावर, MTNL का टावर, एंड माइनिंग, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स, स्टेडियम, ये सारे में एसेट्स को मोनेटाइज करेगा। मतलब कुछ साल के लिए इन सेक्टर में कुछ एरियाज को प्राइवेट एंटिटीज को दे देगा चलाने के लिए। तो उससे ये सेक्टर भी डेवलप होगा, अच्छा कमाई भी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को इतने बहुत सारे पैसे दे के वो लीज पे लेना है प्राइवेट एंटिटीज को। तो प्राइवेट एंटिटीज मैक्सिमम कोशिश करेगा ना उससे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली हमारी जो पूरे एसेट से वो भी डेवलप होगा। तो ये गवर्नमेंट का प्लान है। आई होप आपको समझ में आया मैं जितना पॉइंट्स आपको बोला। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है आप। और एक चीज ये ध्यान देना है दोस्तों, ओनली ब्राउनफील्ड एसेट्स विच आर एसेट्स दैट आर ऑलरेडी ऑपरेशनल आर प्लान टू बी लीज्ड आउट अंडर द NMP। ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, इसमें ओनली ब्राउनफील्ड एसेट्स को लीज आउट करेगा। अब ये ब्राउनफील्ड एसेट्स क्या होता है, देखिए ब्राउनफील्ड एसेट्स मतलब वो एसेट्स है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जैसे रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, कोल एंड माइनिंग प्रोजेक्ट हो गया, वो ऑलरेडी है पर वो अंडर यूटिलाइज्ड है कि नहीं, इसलिए तो मोनेटाइज कर रहा है। तो ऐसे जो ऑलरेडी ऑपरेशनल एसेट्स है इसको ब्राउनफील्ड एसेट्स बोलते हैं। और एक एसेट होता है वो है ग्रीनफील्ड एसेट्स। ग्रीनफील्ड मतलब एकदम ब्लैंक, जिसमें से आप काम शुरू करना है, एक नया प्रोजेक्ट को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, बस आप ये जान लीजिए ओनली ब्राउनफील्ड एसेट्स मोनेटाइज होगा। Importantly, there won't be any transfer of ownership from the government to the private sector when assets are leased out। कई लोग ये बोल रहा है, गलत न्यूज फैला रहा है कि गवर्नमेंट ये पूरे रेलवेज को, एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर रहा है। गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 4 साल के लिए लीज पे दे रहा है, 4 साल के बाद ये वापस गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ओनली प्लान्स टू गिव अप कंट्रोल ओवर इट एसेट्स फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन एसेट्स को मैनेज करने के लिए प्राइवेट एंटिटी को दे रहा है बस। Will NMP help the economy? 100% हेल्प करेगा। कैसे? The government believes that leasing out public assets to private investors will help free capital that is stuck in this asset। इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं। Say the government has invested thousands of crores in a road project। अब देखिए दोस्तों, एक रोड बनाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होता है, आपको मालूम है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने कई हजार करोड़ रुपया एक रोड प्रोजेक्ट बनाने में खर्च किया। अब गवर्नमेंट को उस रोड में से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, या जितने पैसे इन्वेस्ट किया है वो पूरा जनरेट करने के लिए कई डिकेड्स लग जाएंगे, 10, 20, 30 साल लग जाएंगे। इंस्टेड द गवर्नमेंट कैन रिकवर ए गुड चंक ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट बाय लीजिंग आउट। इस तरह लीज आउट करने से जितने पैसे गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया होगा उसका एक मेजर पार्ट ले सकते हैं वापस प्राइवेट एंटिटी को। बस प्राइवेट एंटिटी को चलाने के लिए दे दो दोस्तों, उससे कोई नुकसान नहीं होगा और अच्छा कमाई होगा। और गवर्नमेंट ने जितना पैसे इन्वेस्ट किया था उसका एक मेजर पार्ट वापस मिल जाएगा। द गवर्नमेंट कैन यूज दिस मनी इंटेंड टू बिल्ड फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है हमारा, जिसमें कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने वाला है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए पैसे तो चाहिए। अब ये जो पैसे मिलेगा प्राइवेट इन्वेस्टर्स से, वो पैसे इधर डाल लेंगे। ठीक है, द प्रोसीड्स फ्रॉम द NMP आर एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर अबाउट 14% ऑफ टोटल आउटले ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द NIP। देखिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्लान किया है उसका 14% ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से आने वाला है। द गवर्नमेंट बिलीव्स ऑल दिस स्पेंडिंग विल बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये ऑब्वियस ही बात है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ये बूस्ट अप करेगा और हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो होगा।
अब दोस्तों फाइनली चैलेंजेस ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। देखिए अब तक मैंने इसका पॉजिटिव साइड बताया, गवर्नमेंट को इतने पैसे मिलेगा, उतने पैसे गवर्नमेंट और जगह इन्वेस्ट करेंगे, बहुत अच्छी बात है, पर दिस इज एक्सपेक्टेशन। एक्चुअली क्या होने वाला है ये पता नहीं है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री ये कहता है गवर्नमेंट ने पहला डिस इन्वेस्टमेंट ड्राइव चलाया था जिसमें एयर इंडिया को बेचने के लिए रखा हुआ था, पर कोई आया खरीदने के लिए? कोई नहीं आया। आप देखिए दोस्तों, जब कोई प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक एसेट को खरीदेगा वो सबसे पहले क्या देखेगा, इसमें इन्वेस्ट करने से या इसको पैसे खर्च करके खरीदने से मेरा कोई फायदा है क्या? जब एयर इंडिया जैसे एक डूबा हुआ एयरलाइंस कंपनी को खरीद के इनका कुछ फायदा नहीं होने वाला है, उनको ऐसा लग रहा है ऑलरेडी एविएशन इंडस्ट्री एकदम डाउन चल रहा है, अब एयर इंडिया जैसे एक डूबा हुआ कंपनी को हम खरीद के क्या फायदा है, तो कोई नहीं आया खरीदने के लिए। तो ये डर गवर्नमेंट के सामने अभी भी है। जितने पब्लिक एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए लिस्ट किया है उसको खरीदने के लिए भी कोई चाहिए ना, कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स चाहिए ना उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि नहीं? लैक ऑफ आइडेंटिफाइबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स इन वेरियस एसेट्स, अब ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट को अब ऐसे रेवेन्यू स्ट्रीम्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब कौन कौन से पब्लिक एसेट्स में क्या क्या सामने लिस्ट करके प्राइवेट इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो सकता है। अब इतना सारा अट्रैक्टेबल कोई सेक्टर है ही नहीं हमारे एसेट्स में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टर्स एकदम कूद के आना चाहिए, हाँ ये हमें दे दो, ऐसा कोई अट्रैक्टिव रेवेन्यू स्ट्रीम्स नहीं है हमारे एसेट्स में, ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा है लो लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन गैस एंड पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क्स। ऑलरेडी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है हमारी गैस एंड पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क्स में, ये भी एक चैलेंज है। हमारी 100% यूटिलाइजेशन कभी हुआ ही नहीं। लैक ऑफ एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, देखिए ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे देश में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है। देखिए जब एक प्राइवेट कंपनी चलाएगा तो काफी सारे डिस्प्यूट्स होगा। अब इस तरह की डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स चाहिए वो भी एफिशिएंट नहीं है, तो ये भी एक चैलेंज है। रेगुलेटेड टैरिफ्स इन पावर सेक्टर एसेट्स, देखिए आपको पता है पावर सेक्टर एसेट्स भी मोनेटाइज करने के लिए रखा हुआ है, उस लिस्ट में मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। अब हमारी जो पावर सेक्टर एसेट्स में जो टैरिफ्स है ना वो रेगुलेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट बोलेगा इतना रखो, उतना से ज्यादा मत रखो, ऐसे ऐसे। तो इस तरह अगर रेगुलेट करोगे तो प्राइवेट कंपनीज क्यों लेगा उसको? प्राइवेट कंपनीज को कुछ भी करना है तो उसमें फायदा दिखना चाहिए, तो ये भी एक चैलेंज है। लो इंटरेस्ट अमंग इन्वेस्टर्स इन नेशनल हाईवेज बिलो 4 लेन्स, आप देखिए रोड 26,700 किलोमीटर लीज आउट कर रहा है, अब 4 लेन से नीचे जितने भी हाईवेज है उसमें कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ही नहीं है। मैक्सिमम जो 26,700 किलोमीटर हाईवे है ना दोस्तों, इसमें 4 लेन्स कम है, तो बिलो 4 लेन्स वाला कोई हाईवे जो है प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेगा ही नहीं, ये भी एक चैलेंज है। फाइनली लैक ऑफ इंडिपेंडेंट सेक्टरल रेगुलेटर्स, देखिए एक एक सेक्टर में इंडिया में इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स नहीं है, सबके लिए एक कॉमन रेगुलेटर है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारे चैलेंजेस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के आगे हैं। अब ये टाइम ही बताएगा इन सब चैलेंजेस को कैसे गवर्नमेंट टैकल करेगा और ये इन्वेस्टमेंट को एक पॉसिबिलिटी बनाएगा। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आई हैव बीन क्लियर टू यू। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि समझ में आया या नहीं आया। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।